हेलो एवरीवन, आई वेलकम्स यू ऑल इन दिस वीडियो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा ग्राम सचिव का फोर्थ पेपर, जो कि 10 जनवरी 2021 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में HLRDC का मतलब है। तो HLRDC का मतलब है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है जो कि लैंड रिक्लेमेशन के लिए बनाई गई है, मीन्स की भूमि सुधार के लिए, ठीक है। और जो भूमि एल्केलाइन नेचर की हो गई है, यानी कि क्षारीय नेचर की हो गई है, क्षारीय नेचर मीन्स कि pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जो कि न्यूट्रल ना रहे, एल्केलाइन नेचर की हो जाए, तो ऐसी भूमि क्रॉप के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और इसी भूमि के सुधार के लिए जो है एक कॉरपोरेशन बनाया गया है, जिससे हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, जो कि 1974 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को कुछ नंबर्स दिए गए और जिनमें x भी एक नंबर है का अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया, और उसे जो माध्य प्राप्त हुआ वो 12 प्राप्त हुआ, तो x के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो अंकगणितीय माध्य होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसको हम एवरेज भी बोल देते हैं। ये होता है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो हमारे पास नंबर दिए हुए, जैसे कि 3 + 11 + 7, तो इनका हमें सम करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर, जितने ही टोटल नंबर है 3 से लेकर x तक, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज। अब एवरेज उसको 12 मिल चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इक्वल्स टू इन नंबर को सम करेंगे तो ये आएगा 137 + x डिवाइड बाई 12। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 12 इज 144, और x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 144 - 137, दैट इज 7 आंसर हो जाएगा, जो कि x की जगह पर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? तो अफ्रीका का श्रृंग, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, ठीक है, और बेसिकली ये अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी विस्तार है, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ देश आते हैं जो कि पूर्वी विस्तार जिसको हम बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप का, और इसकी जो आकृति है वो सींग के जैसी है, ठीक है, जैसे सींग होता है उस टाइप से इसकी आकृति है, और इसी वजह से इसको अफ्रीका का श्रृंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा लीबिया, ठीक है। बाकी जो देश है वो अफ्रीका के श्रृंग में आते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा लीबिया। और अफ्रीका के श्रृंग में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जो देश है वो अफ्रीका के श्रृंग में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला पूर्ण करें। तो 7, 26, 63, 124, 215 और 342। तो अगर हम इन नंबर्स को थोड़ा देखते हैं, तो अगर इन नंबर्स में हम एक एक ऐड करते जाएं, नंबर मिलेंगे हमारे पास 8, 27, 64, 125, 216, 343, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसी तरीके से 5, 6 और 7 का क्यूब। बट यहाँ पर एक एक इनमें से एक एक माइनस किया हुआ है, यानी कि क्यूब में से एक एक को माइनस किया हुआ है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 7 क्यूब -1, और इसके बाद जो नंबर आएगा दैट इज 8 क्यूब -1। तो 8 का क्यूब क्या होता है? 8 8 जा 64, 8 जा 512, तो 512 - 1 इज 511, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को पार्सल में कुछ डिब्बे पैक करने हैं। यदि वह 3, 4, 5 और 6 डिब्बे एक पार्सल में पैक करता है, ठीक है, तो उसके पास जो है कुछ डिब्बे हैं जो कि वो पार्सल में पैक कर रहा होता है, और 3, 4, 5, 6 अगर वो एक पार्सल में या तो 3 पैक करे या 4 पैक करे या 5 या 6 पैक करे, तो एक डिब्बा हर बार बचता है। लेकिन यदि वह एक पार्सल में 7 डिब्बे पैक करे तो अब कोई शेष नहीं बचता, तो डिब्बों की संख्या क्या होगी? तो अगर कोई शेष नहीं बचता है तो इसका मतलब जो भी डिब्बे होंगे x, वो क्या होंगे? 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिब्बे हैं वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 106 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 7 1 जा 7 एंड 3 6 36, 7 5 जा 35, अगेन रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट 400 है, 400 को हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 5 7 5 जा 35, ठीक है,
5 बचेगा, 5 0 50, 7 7 जा 49, रिमाइंडर यहाँ पर भी बचेगा 1, तो ये भी नहीं होगा। देन 301 को करेंगे 7 से, तो 7 4 जा 28, 2 बचेगा 2 1, 7 3 जा 21, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब डिब्बों की संख्या कितनी है, 301 है, ठीक है। और इसको हम यूक्लिड लेमा थ्योरम से भी कर सकते हैं, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ठीक है। तो यहाँ पर हर बार सेम ही जो है ये हो जाएंगी डिब्बों की संख्या, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 क्यू प्लस हर बार 1 बच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में 4 क्यू प्लस 1, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट बाय ऑप्शन ये काफ़ी इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? तो ये मिला 1991 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। चौधरी बंसीलाल सरकार के दौरान सुल्तानपुर उद्यान को जुलाई 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तो किसकी सरकार थी? चौधरी बंसीलाल की। कब मिला? जुलाई 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या और इसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, तो संख्या क्या होगी? तो लेट अस सपोज की संख्या हमारे पास x है, तो x और इसके 3/5 का, ठीक है, यानी कि 3/5 ऑफ x, और इनका अंतर हमें दिया हुआ है 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको एलसीएम ले लेंगे, 5x - 3x इक्वल हो जाएगा 50 × 5, विच इज़ 50 × 5 इज़ 250। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 250 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 125, ठीक है। तो 125 हमारे पास वो संख्या होगी, ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो जब हमारे पास कुछ ऐसे सम हो जहाँ पे डेट और मंथ और ईयर, ठीक है, ये तीनों की बात की गई हो, जैसे कि यहाँ पर डेट है, एक मंथ है जनवरी और ईयर है 2004, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो अगर ऐसे केसेस में मंथ और डेट सेम है और ईयर डिफरेंट है, ठीक है, तो उन सम के लिए कुछ एक हमारे पास ट्रिक होती है, तो उस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें डेट और मंथ को छोड़ देना है, हमें ईयर से ही जो है यहाँ पर काम है। तो हम पहले लिखेंगे 2004 और देन 2005। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2004 से 2005 के बीच में, तो 1 का डिफरेंस है। अब 2004 को 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, दैट इज थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था उस दिन। और अब 2004 जो है वो एक लीप ईयर भी है। लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? 366 होते हैं। लीप ईयर का कैसे पता लगेगा? 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 366 दिन होते हैं, और 366 दिन का मतलब क्या है? बाकी जो ईयर्स होते हैं उनमें 365 दिन होते हैं और इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब वो एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, ठीक है। और अगर हम ये ऐड करते हैं तो 2 दिन तो हमारे पास ये हो गए, और जो थर्सडे है उसको हम नंबर देते हैं, जैसे कि मंडे को हम 1 देते हैं, ट्यूसडे को हम 2, वेडनेसडे को 3 और थर्सडे को 4। तो बस हमें ये 4 और ये 2 है ये ऐड करने हैं, तो ये होगा हमारे पास 6। तो 6 हम किसको देंगे? इसी तरीके से फ्राइडे को हम 5 और सैटरडे को हम देंगे 6। तो यहाँ पर सैटरडे जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि शनिवार, ठीक है। और इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा कि हमें पता है कि जो नॉर्मल ईयर होती है, जो कि लीप ईयर नहीं होती, सिंपल ईयर होती है, तो नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है, फर्स्ट डे होता है, ठीक है, वही साल का वही दिन है, लास्ट दिन भी होता है। जैसे कि पहले दिन अगर बृहस्पतिवार है तो लास्ट दिन भी क्या होगा? बृहस्पतिवार, नॉर्मल ईयर्स में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो लास्ट दिन यहाँ पर एक और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट दिन तो बृहस्पतिवार है नॉर्मल का, तो एक दिन और इंक्रीज हो गया, वो एक दिन क्या होगा? शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। अब 1 जनवरी 2005 जो है नेक्स्ट ईयर का पहला दिन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा फिर? शनिवार, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट। अल्ताफ हुसैन हाली हरियाणा के प्रमुख उर्दू साहित्यकार है और जिनकी रचनाएं हैं सफ़रनामा, रुबाइयत, तिरिया के मजमूम इत्यादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे BD शर्मा, दैट इज भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। कब से कब तक?
1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक, और इनका जन्म बेरी झज्जर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया, 21 नवंबर को। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, चलिए, दूसरी बार 77 में, तीसरी बार 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि रोज का कूट ये है, चेयर का कूट ये है, प्रीच का कूट ये है, तो सर्च को हम किस तरीके से राइट करेंगे? तो सर्च के लिए देख लेंगे, सर्च में एस के लिए जो कोड यूज होगा दैट इज़ 2। ठीक है, ये होगा एस के लिए। देन ई के लिए जो कोड यूज होगा, तो लास्ट लेटर ई है, तो यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर है 1। देन ए के लिए यूज होगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें दिस इज़ थर्ड नंबर दैट इज़ 4। ठीक है, और देन आर के लिए अगर हम देखें तो आर के लिए हमारा यूज होगा लास्ट दैट इज़ 6, 2146, कुछ इस तरीके से हमारा कोड होगा 2146। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 2146। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो प्रत्यक्ष चुनाव इनमें से होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1095/1168 का सरलतम रूप क्या है? तो इसको बस हमें फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो जो हमारा 1095 है उसको हम अगर फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 × 5 × 73। ठीक है, और 1168 है उसको हम राइट कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 73। सिंपली हमें इनको डिवाइड करना है। ठीक है, 73 से 73 कट हो जाएगा, ऊपर 15 और नीचे 2 की पावर 4 इज 16, तो 15/16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार किस जिले में स्थापित किए जाने की योजना है? तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार सोनीपत जिले में स्थापित किए जाने की प्रस्तावना है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, गन्नौर सोनीपत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? तो जो ब्रिटिश गवर्नर जो कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब से लड़ा था, तो दैट इज रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला के साथ इनकी लड़ाई हुई थी प्लासी के युद्ध में, और ये पहला युद्ध जो है 23 जून 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है? सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 61 जो संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1989 में। इसके तहत भारत में मतदान की आयु घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई, पहले 21 वर्ष होती थी। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा 89वां संविधान संशोधन। तो इसमें बताया गया था 2003 में ये हुआ था, और इसमें बताया गया था जो एससी जो अनुसूचित जाति है, एससीज वगैरह है, तो उनके लिए एक अलग से राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग का निर्माण के बारे में यहाँ पर प्रावधान किए गए थे, 2003 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, और इसका बेसिकली ये किया गया ताकि जो बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन जो है वो मिल जाए, मतदान जो है बच्चों को फ्री शिक्षा मिल जाए। और इसके ही तहत जो स्कूलों में एसएमसी होती है दैट इज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो उसकी देखरेख में ये सब कार्य जो है किया जाए। नेक्स्ट है 93rd अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये हुआ 2006 में, और इसमें था कि जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, उनके लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो शिक्षण संस्थान है, उनके अंदर इनको जो है सीटों में रिजर्वेशन मिले। ठीक है, तो ये था 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की बात इसमें कही गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्यक्ति 4 चटाइयाँ 4 दिन में बुन सकते हैं, और इसी तरह से 8 व्यक्ति 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुन सकेंगे? ठीक है, तो हमें पता है जो वर्क होता है वो इक्वल होता है मैन पावर इनटू टाइम। ठीक है, इसको हम m इंटू डी भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम m इंटू डी बाई डब्ल्यू करें तो ये आएगा हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ m1 d1 बाई w1, इसी तरीके से m2 d2 बाई w2,
ठीक है, ये इक्वल रहेंगे, इनको हम इक्वल जो है इक्वलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 व्यक्ति है, 4 दिन के लिए 4 चटाइयाँ बुन सकते हैं। तो इसी तरीके से 8 व्यक्ति 8 दिन के लिए कितनी चटाइयाँ बुनेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास W2। ठीक है, इनको हमें जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और W2 हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो 16 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड वेस्ट। तो वो नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चल रहा है, लेट अस सपोज ये 10 किलोमीटर है। अब वहाँ से वह दक्षिण की ओर, यहाँ से ही वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, लेट अस सपोज दिस इज़ 6 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर कितना चलता है वह 3 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व की ओर यहाँ से वो 3 किलोमीटर चला। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, तो ये आरंभिक बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, दैट इज उत्तर पूर्व में है। और वह कितनी दूर है, तो दिस इज अगर ये 3 किलोमीटर है तो नीचे वाला बेस भी 3 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 6 हो गया तो नीचे वाला बचा ये 4। ठीक है, और अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो दिस इज जो बेस है वो हमारा 3 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास h इक्वल्स टू 9 प्लस 4 16 प्लस 9 इज 25। तो 25 का रूट इज़ 5। तो वह उत्तर पूर्व में है और 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़ॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है और एक बिंदु कितने इंच का होता है, 1 इंच का कितने पार्ट होता है, तो 1/72। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, 1/72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा को डैश कहा जाता है, तो हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक यही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो दिस इज लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी इज राइट। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन जो है लागू हुआ था और इनमें इनका योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा में डेरू क्या है, तो डेरू एक डमरू के तरह का एक लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र होता है। ठीक है, जो कि म्यूजिशियन वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुषार क्या है, तो तुषार जो है यहाँ पर ठंडी सतहों पर जो बने, जो हिमांक से नीचे संग्रहण होने पर बनते हैं, यानी कि जिसको हम पाला बोलते हैं। ठीक है, तो वो वही होता है तुषार। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हवा में जो वेपर्स होती है या भाप की जो बूंदें होती है, वो सर्दियों में वो जम जाती है और जमकर वो नीचे गिरने लग जाती है हवा में से। ठीक है, और नीचे गिरने के बाद वो जमने लग जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं तुषार या पाला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठंडी सतह पर बने जो हिमांक से नीचे संग्रहण होने पर बनते हैं। ठीक है, यानी कि जमने के बाद, ठंडे होने के बाद वो जम जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं तुषार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्यों को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए, तो राज्यों को जो प्रयास करने चाहिए वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, और देन है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना। तो अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग जो राज्य है उसको निम्न प्रयास करने आवश्यक होते हैं, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी सही हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करनाल का युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था, तो करनाल का युद्ध जो है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। ठीक है, और ये हुआ था 1739 में, जिसमें नादिर शाह की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है, तो जो मध्य एशियाई देश नहीं है दैट इज अजरबैजान, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, कौन कौन से देश मध्य एशिया में आते हैं, तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये कुछ देश है जो कि मध्य एशिया में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अजरबैजान इसमें जो है नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
एक डैश सभी सोर्स कूटों को मशीन कूट में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा प्रोग्राम जो सभी सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और सभी को, ठीक है, यानी कि ऑल डेटा को स्कैन करता है, तो ये होता है कंपाइलर, ठीक है। और अगर यहाँ पर लिखा होता कि लाइन बाय लाइन स्कैन करता है वो, तो ये आंसर होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो कंपाइलर है वो कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार कर देता है और ये जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन स्कैन करके करता है, ठीक है। और जो असेंबलर होता है वो होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। जब भी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक टाउनशिप विकसित की गई है? तो ये प्राधिकरण है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, ऑप्शन डी इज राइट, जिसके द्वारा जो है मानेसर में औद्योगिक टाउनशिप विकसित की गई है। और जो है मानेसर जो कि गुरुग्राम के निकट है, यहाँ पर 1736 एकड़ में मानेसर में औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जा रही है, किसके द्वारा? राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCSI का विस्तृत रूप क्या होता है? तो SCSI का विस्तृत रूप होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो ये था महादजी सिंधिया का, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। वर्ष 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया का शासन था। वे सिंधिया वंश के संस्थापक थे और युद्ध नीति में कौशल थे, तो आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन द सेंस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन तीनों में सेम हो। कोई ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करना है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी एलिमेंट्स के सेम हो। तो हमारे पास सबसे पहले सल्फर, ठीक है। सल्फर का अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है यहाँ पर 16 और 2 नेगेटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। देन है हमारे पास नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 3 नेगेटिव और करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 3 नेगेटिव मीन्स कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। क्लोरीन नेगेटिव की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का होता है यहाँ पर 17 और 17 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 18। तो इनमें जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि एक जो एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रेजेंट है, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव में अगेन वही 10 होंगे। O2 नेगेटिव ऑक्सीजन का होता है 8 + 2 हो जाएगा 10। कैल्शियम 2 पॉजिटिव में होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये होगा 18। तो 10, 10 और 18 ये भी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव और Br नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के अंदर वही 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 3 इसने लिए हुए हैं। सल्फर में अगेन वही 2 नेगेटिव है तो 18 होंगे और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, ठीक है। 35 + 1 करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि अगेन एक जो है नहीं होगा हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट हमारे पास बचा है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, देन हमारे पास क्या है O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव। तो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का मतलब क्या होगा 7 + 3 10, O2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा 8 + 2 10, फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन का होता है 9, 9 + 1 नेगेटिव इज 10। तो ये होगा हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। तो राजा गजपत सिंह ने 1775 में जींद में किला बनाया था, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। जींद रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1764 से 1789 के बीच में, और इसी बीच 1775 में इन्होंने जो है जींद में किला बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनिए। गाजर, आलू, अदरक, टमाटर। तो यहाँ पर विषम हो जाएगा टमाटर, क्योंकि टमाटर जो है पौधे के जो है पौधे के ऊपर, ज़मीन के ऊपर लगते हैं बेसिकली, और ये सब जो सब्जियां हैं वो ज़मीन के अंदर लगती हैं, ठीक है, ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सन्नो देवी, ठीक है। और वर्तमान में कौन? ज्ञानचंद गुप्ता है वर्तमान में। और रण सिंह किस नंबर के थे? 4th नंबर के। स्वरूप सिंह किस नंबर के थे? 6 नंबर के।
राव वीरेंद्र सिंह को किस नंबर के थे? सेकंड नंबर के, ठीक है। और वर्तमान में ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 1957 में इन्होंने एक कमेटी का गठन हुआ था जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। और जो बलवंत राय मेहता है ये गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायती राज का एक वास्तुकार भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था सत्ता के विकेंद्रीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़का 7 किलोमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो एक जो अर्धवृत्त है वो कुछ इस तरीके का होता है। और अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो ये 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो दिस इज रेडियस, सेंटर से जो आउटर मोस्ट पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस, ठीक है। अब जो अर्धवृत्त पर जो लड़का दूरी तय करेगा तो वो होगा उसका सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है, यानी कि परिधि। और सर्क्यूमफ्रेंस की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम बात करें सेमी सर्कल में तो ये होती है पाई आर, पूर्ण सर्कल में क्या होगी? 2 पाई आर, बट यहाँ पर सेमी सर्कल की बात हुई है तो हमें सिर्फ पाई और आर को मल्टीप्लाई करना है, तो पाई हो जाएगा हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 7 किलोमीटर उसकी त्रिज्या है, तो 7 से 7 कट हो जाएगा 22 जो है राइट आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा 22 मीटर, ठीक है। मीटर में ही आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी यमुनानगर के अंदर। यमुना नदी इस अभ्यारण्य के ठीक बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर साल व खैर वृक्ष पाए जाते हैं और यह काफ़ी संवेदनशील अभ्यारण्य है, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक जो है संवेदनशील अभ्यारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद की अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये धारा है 133, जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के जो बाकी स्टाफ होता है उसकी नियुक्ति से संबंधित है। 133, ठीक है। 132 में क्या है? जो जिला परिषद होती है उसके रिकॉर्ड का रखरखाव से संबंधित धारा 132 है। 134 में क्या है? जो यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं या अन्य अधिकारी होते हैं उनकी शक्तियाँ क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी नियुक्ति बताई गई है 133 में, और इससे नेक्स्ट वाली में बताया गया कि इनकी नियुक्ति तो हो गई, अब इनकी शक्तियाँ क्या होगी, 134 में शक्तियाँ बताई गई है। 131 में क्या बताया गया है कि अगर कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में फैसला तब तक नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जब तक कि जो बहुमत है वो 2/3 प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो ये है धारा 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 2 राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो ये थे, एक तो जाकिर हुसैन था और दूसरे थे यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति बने, 3rd नंबर के, और जो ये फखरुद्दीन अहमद है ये 5वें नंबर के थे। 1967 में ये राष्ट्रपति बने और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। और फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 को देश के राष्ट्रपति बने और अपने कार्यकाल के दौरान ही 11 फरवरी 1977 को इनकी मृत्यु हो गई और ये देश के 5वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में पहली बार जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो ये थे कपिल देव, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। इनकी कप्तानी में भारत ने जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो अध्याय 10 के बारे में पूछा हुआ कि अध्याय 10 में क्या गिवन है। तो अध्याय 10 में चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चुनाव से संबंधित प्रावधान। अध्याय जो जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो अध्याय 14 के अंदर किए गए हैं। जिला परिषद का पर्यवेक्षण या निरीक्षण की बात कही गई अध्याय 18 के अंदर। संपत्ति वित्त और कराधान से संबंधित अध्याय है 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 782 रुपीज़ को 1/2:3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया तो पहला भाग क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास रेशो में दिए हुए तो रेशो कन्वर्जन करेंगे। रेशो कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2, 3, 4 की जगह हमें 1 चाहिए। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास 1/2 है उसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 2/3 को 12 से, ठीक है, और 3/4 को अगेन 12 से, ठीक है। 3/4 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 3, 4 जा 12,
2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 6:8:9 हमारे पास ये जो है कन्वर्जन के बाद आएगा। अब अगर हम इनको टोटल करते तो टोटल दिया हुआ है 20, टोटल यहाँ पर आएगा 23। अब 23 इसने दिया हुआ है 782 रुपीज़ के इक्वल, तो 23 बराबर हो जाएगा 782। और अगर हमें बताना है कि प्रथम भाग, तो 6 बराबर हो जाएगा 782 बटा 23 गुणा 6, ठीक है। तो 782 की हमें गुणा करनी है 6 से, डिवाइड करना है इसको 23 से। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 34 मल्टीप्लाई 6 इज़ 204, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 204, ठीक है। इस तरीके से हम सेकंड और थर्ड भाग भी हम इसके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग का विमीय सूत्र है। तो आवेग होता है इम्पल्स जिसको हम बोलते हैं एक तरह से झटका, ठीक है। जब कोई फोर्स जो है बहुत कम टाइम के लिए, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए कोई एकदम सडन फोर्स लगे तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मास को हम राइट करेंगे, मास को m राइट करते हैं। जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर एक लेंथ हो गई, इसको l से डिनोट करेंगे। सेकंड स्क्वायर को हम t-2 से डिनोट करेंगे। और अगेन हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम भी है, तो टाइम को अगेन हम t से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा mlt-2 इंटू टी। तो अगर ये -2 है, ये +1 है, तो यहाँ पर पावर बचेगी -1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा mlt-1, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास mlt-1, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज शब्द में राज का मतलब क्या होता है, तो राज का मतलब होता है रूल, ठीक है, यानी कि शासन, ठीक है। और 5 लोगों की सभा होती है पंचायती राज, जो पंचायत होती है वो 5 की सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी। तो टोडरमल ने दहसाला पद्धति की शुरुआत की अकबर के टाइम पे, ऑप्शन डी इज राइट। 1580 के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के उस जिले का नाम था जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। तो इनका जन्म स्थान हिसार जिला है। हिसार जिले का पिल्ली मंदोरी गांव में इनको जो है इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को। और अब वर्तमान में ये गांव कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है। तो ये होता है राज्यपाल की मंजूरी पर, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये किया गया ग्रेगर मेंडल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने इवोल्यूशन पर बेसिकली रिसर्च की थी। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसको विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो प्रकृति है, जैसे मनुष्य पहले बंदर था, बंदर से जो है आदिमानव बना, कुछ इस तरीके से अब मनुष्य अपनी इस पोजीशन में है। तो ये था इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति जो है वो लगातार कर्मिक परिवर्तन कर रही है और अपना विकास कर रही है। तो इन्होंने कुछ इस तरीके का सिद्धांत दिया था। ग्रेगर मेंडल ने जो है मटर के दानों पर जो है रिसर्च की थी। थॉमस एडिसन वो व्यक्ति है जिन्होंने लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है, और मोशन पिक्चर जो होती है, आजकल हम जो मोशन पिक्चर देखते हैं तो उनके जो है इन्वेंटर यही है थॉमस एडिसन। मैरी क्यूरी ये एक ऐसी महिला है या एक ऐसी साइंटिस्ट है जिनको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में, ठीक है। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर जो है रिसर्च वगैरह की थी। तो इस बेसिस पर इनको जो है 1903 में इनको फिजिक्स में जो है अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़, ठीक है। और 1911 में इनको केमिस्ट्री में इन्होंने रेडियम और पोलोनियम नामक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनकी इन्होंने खोज की थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर मेंडल ने दिए थे और इस नियम के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का स्थानांतरण होता है। और ये नियम इन्होंने मटर के पौधे पर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिज़ाइनर कौन है। तो ये है नवाब फिदाई खान, ऑप्शन डी इज राइट। यादवेंद्र गार्डन मुगल गार्डन को भारत के नंदन वन की संज्ञा दी जाती है। इस गार्डन का निर्माण हुआ था 1661 में। मुगल शासक औरंगजेब के समय में उनका एक वास्तुकार थे फिदाई खां, उन्होंने इसका निर्माण किया। यह गार्डन 4 तलों शीश महल, रंग महल, गुलदस्ता व जल महल में बंटा हुआ है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताज़ा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कलील या विलयन में बदला जा सकता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब भी हम जो है प्रेसिपिटेशन को या पीपीटीज को अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण, ठीक है। तो ये होता है पेप्टाइजेशन। ताज़ा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट डालकर हम जो है कोलोइडल सॉल्यूशन में उसको बदलते हैं, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पेप्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है? तो ये पानीपत केंद्र, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। और राज्य का जाट समुदाय दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो हरियाणा का है 1.34%, ऑप्शन डी इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी डैश कहलाते हैं, किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़े की मात्रा के साथ कार्य कर रहा है उसे भी दर्शाते हैं, तो ये कहलाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रजिस्टरों का वह आकार है जो किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर आंकड़े की जिस मात्रा के साथ कार्य कर रहा है उसे भी दर्शाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है? तो यह है धारा 183, ठीक है। वोटों की गोपनीयता से संबंधित है धारा 183, और जो धारा 184 है उसमें बताया गया है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी भी उम्मीदवार के लिए कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो मतदान में यहाँ पर जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। 180 में बताया गया है कि मतदान केंद्र के आसपास चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध है, और धारा 181 बताती है कि मतदान केंद्र पर अगर कोई प्रतिबंधित कार्य करता है तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित धारा 183 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना जो बाएं से 10वीं है और विनीता जो दाएं से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदल लेती है, तो रत्ना बाएं से 15वीं हो जाती है, तो पंक्तियों में कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है लड़कियों की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक लाइन पर जो है लड़कियाँ बैठी हुई है, जिसमें जो रत्ना है वो बाएं से 10वीं है, ठीक है, ये है रत्ना, और जो विनीता है वो दाएं से 9वीं है, ठीक है। अब अगर ये स्थान आपस में बदल लेती है, जो रत्ना है वो बाएं से 15वीं हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां थी, तो 15 तो यहाँ से हो गई, स्टार्टिंग से वो 15वीं हो गई, और जो है 9वीं ये पहले थी, तो इसका मतलब इससे पीछे कितनी लड़कियां हैं? 8 है, ठीक है। तो 15 में हम सिंपली 8 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज राइट। और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, परिवर्तित जो बड़ा स्थान है यानी कि 15 हो गया, और बचा हुआ स्थान क्या था उसका 9, ठीक है, और माइनस में हम 1 कर देंगे, क्योंकि 15 और 9 में जो पोजीशन है वो 2 बार काउंट हो गई, इसीलिए हमने 1 माइनस किया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है? तो जो 5/6 से छोटी होगी वो होगी अगर किसी भिन्न के ऊपर 4, 3, 2 और 1 है, यानी कि न्यूमरेटर में कोई ऐसा नंबर है, ठीक है। और इससे बड़ी कौन सी होगी? इसके 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ये वाली भिन्न, ठीक है। अब 1/2 जो है वो इससे छोटी है, 2/3 इससे छोटी है, और 4/5 भी इससे छोटी है, ठीक है। लेकिन हमें 3/4 से बड़ी भी बतानी है, तो 3/4 से बड़ी कौन सी होगी? जो 4 वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में वही भिन्न जो है बड़ी होती है। तो यहाँ पर तो ये तो 5/6 से भी बड़ी हो जाएगी, 9/10 तो 1/2 और 2/3 3/4 से ही छोटी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों की सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये है 243F के अंदर, ठीक है। 243F में बताया गया है सदस्यों की निरर्हताएं, ठीक है, यानी कि जो अगर सदस्य है वो डिसक्वालीफाइड किस कंडीशन में होंगे, तो वो 243F में बताया गया है, ठीक है। तो डिसक्वालीफिकेशन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243F।
243 जी में क्या बताया गया है, पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों के उत्तरदायित्व, ठीक है, ड्यूटीज़ जो है पंचायतों की क्या होगी वो बताई गई है। 243 आई में बताया गया है कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन यहाँ पर किया जाएगा। तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 243 आई, और 243 एफ में सदस्यों की निरर्हताएं बताई गई है, यानी कि सदस्य किस किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 जुलाई, ठीक है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। बलवंत राय मेहता जो कि गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे, इन्हें पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3x - y = 27 है तो 3x + y = 243 है तो x किसके बराबर होगा? तो 3x - y अगर 27 के इक्वल है, ठीक है, तो 27 को हम 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x - y क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ पर x - y बराबर हो गया 3 की। देन हमारे पास क्या है, 3x + y = 243 है। तो 243 को अगर हम राइट करते हैं तो इसको हम राइट करेंगे 3 की पावर 5, तो x + y क्या हो जाएगा हमारे पास? 5, ठीक है। इनको हमें सब जो है ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x = 8 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र लोहारू है। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर पर है? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली 3 स्तर पर है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मॉनिटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके, तो इसे कहते हैं हम, ऑप्शन है हमारे पास गति, रिफ्रेश, रिजोल्यूशन और व्यू एरिया, तो इसे कहते हैं हम रिफ्रेश रेट, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस जिले का नाम था जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये हिसार, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो भारत के जो है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो है पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हमारे पास एक ये सीरीज दी हुई है लेटर की A B, देन ABC, ABCD, देन ABCD, ये तो लास्ट में आएगा E, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रामलाल। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो सही उत्तर है उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है, 214 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है, या 211 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है, या 213 जो है निर्माण से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 212 जो कि राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, 212 में कहा गया है कि जो राज्य चुनाव आयोग है उसका गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये है 212 में। 214 में अगर बात करें तो इसमें है जिला आयोग का गठन, ठीक है, जिला आयोग का गठन। 211 में बताया गया है सामान्य चुनाव करने की शक्तियाँ, ठीक है, और 213 में बताया गया है वित्त आयोग का गठन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 212 जो कि संबंधित है राज्य चुनाव आयोग के गठन से। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल? तो गैर वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम, जिसमें डाटा जो है लाइट ऑफ या फिर जो पावर ऑफ है उसके होने के बाद भी जो डेटा है वो एज इट इज बना रहता है, तो दिस इज रोम। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, डेटा जब तक जो है पीसी के साथ पावर कनेक्शन रहता है तब तक जो डेटा है वो एज इट इज़ बना रहता है, और अगर पावर कनेक्शन ऑफ हो जाता है तो डेटा भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भीम अवार्ड, और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किया मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD का संबंध OPQR से उसी तरह है जिस तरह WXYZ का संबंध किससे है? तो अगर हम ABCD के बाद देखते हैं OPQR, तो जो ABCD यानी कि D के बाद 10 नंबर को छोड़ के, 10 पोजीशन को छोड़ के OPQR आता है। इसी तरीके से अगर हम Z के बाद 10 नंबर को छोड़ के देखें तो यहाँ पर आएगा KLMN। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें D का नंबर कौन सा होता है? 4 होता है, और जो O है उसका होता है 15। तो ठीक है, तो 4 से 10 आगे जोड़कर 10 जो छोड़ कर नंबर, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? OPQR ये सीरीज आएगी। और इसी तरीके से Z के बाद अगर हम देखते हैं तो Z का नंबर होता है 26। ठीक है, 26 से अगर हम 10 नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर देखें, 10 लेटर छोड़ के, तो ये आएगा हमारे पास K, जो कि 11th लेटर होता है K, देन L, M और N। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गुरुग्राम जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन बी इज राइट। लगभग 84.74 जो है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कब प्रारंभ किया? तो ये क्या था? 12 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा को 12 अप्रैल 1930 में साबरमती आश्रम से शुरू किया, जिसमें 78 सत्याग्रहियों में हरियाणा से सम्मिलित एकमात्र व्यक्ति लाला सूरजभान जो कि अम्बाला से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ यू हैव पावर और मनी यू मिस यूज, एंड इफ़ यू डोंट हैव इट यू yearn फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जो हमारा एंड होता है, तो एंड के पहले और एंड के बाद जो है नाउन जो है सेम होता है, और नाउन यहाँ पर क्या है? पावर और मनी। तो पावर और मनी के लिए इट का इस्तेमाल किया गया है। इफ़ यू हैव पावर और मनी यू मिस यूज इट। ठीक है, एंड इफ़ यू डोंट हैव इट देन यू yearn फॉर इट। तो यहाँ पर आएगा एंड से पहले इट। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा हमारा इफ़ यू हैव पावर और मनी, यहाँ पर आएगा यू मिस यूज इट, एंड इफ़ यू डोंट हैव इट। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इट जो है वो यूज हुआ है एज ए सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, और बेसिकली जो पावर और मनी है उसका रिपीटिशन को रोकने के लिए इट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। दे डैश क्वेरल ओवर पिटी इश्यूज। तो वो छोटे छोटे झगड़ों पर जो है फ्रीक्वेंटली, यहाँ पर आंसर होगा फ्रीक्वेंटली यानी कि लगातार, छोटे छोटे झगड़ों पर वो एक वर्ब एडवर्ब की तरह ये काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंटली, छोटे छोटे झगड़ों पर वो लगातार लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्क्यूरेड, जो हमारा दिया हुआ है उससे रिलेटेड हमें क्या करना है? कोई बेस्ट वर्ड यहाँ पर चूज करना है, बेस्ट सेंटेंस यहाँ पर यूज करना है जो कि मैस्क्यूरेड से मिलता जुलता है। तो मैस्क्यूरेड का मतलब होता है कोई किसी अदर, मतलब कोई भेष बदल ले। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये होता है टू बी इन डिसगाइज। तो ये भी होता है कपटी, या जो भेष बदल लेता है या कपट वेश कर लेता है, तो ये होता है मैस्क्यूरेड। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक हे डैश द सनशाइन। तो एक फ्रेज है, ठीक है, और यहाँ पर यूज होता है मेक हे वाइल द सनशाइन, यानी कि एक तरह से मौके का फ़ायदा उठाना। ठीक है, या फिर जो फेवरेबल कंडीशन है उसका बहुत अच्छे से एडवांटेज लेना। तो वाइल आएगा यहाँ पर आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर आएगा कॉज्ड एन एक्सीडेंट, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजीज आर डैश थ्रो कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होता है यानी कि एक व्यक्ति से या एक एनिमल से किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, तो डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। और ट्रांसमिटेड का मतलब होता है आदान प्रदान, ट्रांसप्लांटेड होता है प्रत्यारोपित किया हुआ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड होता है पहुंचाया हुआ, ट्रांसएक्टेड होता है लेन देन किया हुआ, ट्रांसएक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रांसमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे हिंदी के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। त्रिशूल उपनाम किसका है? ऑप्शन है नाथुराम शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सियाराम शरणगुप्त और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। सो जो त्रिशूल उपनाम है वो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी साहित्य के एक आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन साहित्यकार है। इन्होंने स्नेही उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं तथा तरंगी और
अलमस्त उपनाम से हास्य व्यंग की कविताएं लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। 4 भाषा परिवार होते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, जो कि सबसे बड़ा परिवार होता है भाषा समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध की परिभाषा देते हुए कहा कि यदि गद्य कविता जो है गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। ठीक है, इसे लेखकों की पहचान होती है और भाषा का पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि है? तो तार सप्तक के प्रथम कवि है नेमी चंद्र जैन। ठीक है, नेमी चंद्र जैन इसका राइट आंसर होगा। सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों का समूह। सप्तक के कवियों का जन्म प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से शुरू होता है। 4 सप्तक है टोटल, जिसमें से तार सप्तक पहला सप्तक है और जो 1943 में बना, देन दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, चौथा 79 में। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि है। अवधेश कुमार और राम कुमार जो है चौथे सप्तक के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भाषा विस्तार को कहा जाता है पलवन। ठीक है, या एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, और इसको बेसिकली तर्क से अगर हम पुष्टि करते हैं और सहज अभिव्यक्ति में विस्तार का वर्णन करना कहलाता है पलवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का काव्य के लेखक है? तो बंगाल का काव्य के लेखक है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता है? तो ये है रहीम, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी इज राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, बाय।